डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर गवर्नमेंट सेज ₹8 लाख EWS कैप डिराइव्ड आफ्टर स्टडी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर SC ऑर्डर ऑन EWS कोटा इन नीट PG एडमिशंस टुमारो के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल GS पेपर 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है EWS आरक्षण और संबंधित मुद्दे। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। चाहे बात आरक्षण में 50% की सीमा के उल्लंघन की हो या नीट जैसी परीक्षाओं में दी जाने वाली सहूलियत की, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाने वाला कोटा हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। इतना ही नहीं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने EWS को 10% कोटा प्रदान करने के सरकार के चुनाव पर सवाल उठाए हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए वार्षिक आय सीमा के रूप में 8 लाख रुपए तय करने के पीछे की वजह जानना चाह रहा है। दरअसल जब से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तभी से ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि EWS कोटा क्या है और इसके प्रमुख क्राइटेरिया क्या क्या हैं और आखिर इसे लाने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या बताई जा रही है। साथ ही हम जानेंगे कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं और साथ ही इससे जुड़े विवादों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये EWS कोटा है क्या। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का विस्तार करने की बात कही थी। ये संशोधन उनके लिए लाया गया था जो आरक्षण की तात्कालिक मौजूदा योजनाओं में से किसी के द्वारा भी कवर नहीं किए जा रहे थे। इस संशोधन से जुड़े विधेयक को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का विस्तार करने के लिए पेश किया गया था। इसे सरकार द्वारा उच्च जातियों के वीकर सेक्शन को लुभाने के लिए उठाया गया एक कदम माना गया था। हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि EWS के लिए 10% आरक्षण की सुविधा 2010 में आई सिंघो आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर दी गई है। सरकार ने EWS कोटा के तहत कुछ मानदंड भी तय किए हैं। गौरतलब है कि मोटे तौर पर जो लोग SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की योजना के तहत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए EWS के रूप में जाना जाता है। हालांकि EWS कैटेगरी में कुछ अन्य उपबंध भी शामिल हैं, जैसे वार्षिक घरेलू आय 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय घर, अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट और गैर अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय भूखंड हो। इन्हीं सब मानदंडों के आधार पर 103वां संशोधन विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को परिभाषित करता है। हालांकि सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने आवासीय मानदंड को पूरी तरह हटाने की सिफारिश की है। तो ये तो हमने जाना EWS कोटे और इसके मानदंडों के बारे में। आइए अब हम समझते हैं इन मानदंडों को लाने के लिए किए गए संविधान संशोधन को और जानते हैं कि आखिर EWS का ये 10% आरक्षण भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन की कवायद करता है। चूँकि आरक्षण एक अहम मुद्दा है, ऐसे में इससे जुड़े किसी भी प्रावधान के लिए ये जरूरी है कि वह हमारे संविधान के अनुरूप हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की गुंजाइश हमेशा छोड़ी है कि बदलते समय के अनुरूप सही नियमों के निर्माण के लिए इसमें उचित बदलाव किया जा सके। EWS के लिए किया जाने वाला यह आरक्षण
केंद्र और राज्य दोनों को समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने में सक्षम बनाता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए ताकि इस संशोधन के जरिए अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। बहरहाल हम पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) क्या है। संविधान का अनुच्छेद 15(6) राज्य को देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। इसमें खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित लोग शामिल नहीं हैं। साथ ही इन शिक्षण संस्थाओं में अनुदानित तथा गैर अनुदानित दोनों शिक्षण संस्थाएं शामिल होंगी। हालांकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में बताए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16 खंड 6 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का कोई प्रावधान करे। इसमें अनुच्छेद 16 के खंड 4 में उल्लिखित वर्गों को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ आरक्षण की अधिकतम सीमा 10% है, जो कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। यानी इस अनुच्छेद में संशोधन का ही परिणाम है ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण। जिन्हें इस आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए 50% आरक्षण नीति के दायरे में आने वाले लोग हैं। यदि ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है तो शुरुआत से ही इसे खारिज करने की मांग क्यों उठ रही है? ऐसी क्या जरूरत थी कि इससे जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए और इससे संबंधित कई याचिकाएं दायर की गईं? तो आइए जानते हैं इससे जुड़े प्रमुख विवाद के मुद्दों को। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाने वाला यह 10% का आरक्षण शुरू से ही विवादों के घेरे में है। हालिया मामला भी इसी से जुड़ा है। दरअसल नीट पीजी में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू कर दिया गया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहाँ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये संशोधन संवैधानिक प्रावधान के विपरीत है, जहाँ उपलब्ध सीटों या पदों का कोई भी हिस्सा केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में सुनाए गए फैसले के विपरीत है। इसमें कहा गया था कि एक पिछड़े वर्ग को केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंड के संदर्भ में ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस संशोधन ने इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा आरक्षण की 50% की सीमा तय करने के निर्णय का भी उल्लंघन किया है। ईडब्ल्यूएस कोटा इस मुद्दे को सीधे तौर पर नकारता दिखाई दे रहा है। सरकार पर यह भी आरोप है कि इस आरक्षण के लिए पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और ये किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि ईडब्ल्यूएस को लाभ देने के लिए इस संशोधन की जरूरत थी। सरकार के मुताबिक ये वर्ग आरक्षण की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है और आंकड़ों के अनुसार ये देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। अब एक सवाल कानून पर उठता है कि क्या 103वां संशोधन अधिनियम संविधान में मौजूद समानता के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? दरअसल 50% का नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के उत्थान के लिए मौजूदा विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं संविधान के संशोधन को नहीं रोकेगा, क्योंकि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक और समाज के हर वर्ग की समानता की बात करता है, जहाँ कोई भी वर्ग यदि पिछड़ रहा है तो उसे सहायता देना गलत नहीं माना जाना चाहिए। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हालिया विवाद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल है कि केंद्र सरकार बताए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय को आधार क्यों और किस आधार पर बनाया गया है।
सवाल पूछने के साथ ही कोर्ट ने 8 लाख रुपए की सालाना आय की समीक्षा करने के लिए सरकार से जवाब तलब किया था। इस विषय पर जांच के लिए बनी समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल आदि शामिल थे, जिन्होंने इस मामले की जांच कर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आइए अब देखते हैं कि इस समिति की क्या कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं और ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की काउंसलिंग में देरी एक बड़ी और संवेदनशील घटना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो इस काउंसलिंग को वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से जारी करने की बात पर जोर दिया है, लेकिन कोर्ट इस मामले की सुनवाई मार्च में शुरू करेगा। हालांकि इस मामले के लिए बनाई गई सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए आय एक व्यवहार्य मानदंड है, क्योंकि आय के बावजूद उस व्यक्ति को बाहर किया जा सकता है जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसे किस हद तक स्वीकार करता है। इस समिति ने आवासीय संपत्ति मानदंड को पूरी तरह से छोड़ दिया, लेकिन 5 एकड़ कृषि भूखंड मानदंड को बरकरार रखा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार द्वारा आय और संपत्तियों को वेरीफाई करने और ईडब्ल्यूएस आरक्षण और सरकारी योजनाओं में सुधार के लिए डेटा एक्सचेंज और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि ये और भी अधिक तार्किक और सही लगे। इसी रिपोर्ट की एक सिफारिश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अभी चल रही प्रक्रिया में मौजूदा और चल रहे मानदंड को स्वीकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इससे जुड़ा एक उचित फैसला लेगी, तो कितनी भी कवायद क्यों न लगा ली जाए, इससे जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य माना जाएगा। देखा जाए तो अब समय आ गया है कि भारतीय राजनीतिक वर्ग चुनावी लाभ के मकसद से आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार न करके बल्कि इसके उचित इस्तेमाल की कवायद करे। दरअसल इससे जुड़ी समस्याओं का कोई रामबाण इलाज नहीं है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने की बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों में उद्यमिता की भावना पैदा करनी चाहिए, जिससे उन्हें नौकरी तलाशने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जा सके। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का कोटा क्या है? हालिया मामले के संदर्भ में विवाद के प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए।